जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 नवंबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दैनिक जागरण का डिस्कशन प्रत्येक दिन मैं यहाँ पे नहीं कर पाता हूँ, समय की कमी है, लेकिन आज मैं यहाँ पे डिटेल से चर्चा आपके साथ करूँगा और साथ ही साथ न्यूज़ जो है उसके बैकग्राउंड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक न्यूज़ है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पेपर पढ़ने का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कार्य यही होता है। पेपर जब आप कोई पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के लिए यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट होता है कि उस न्यूज़ के बैकग्राउंड को आप समझें और उसके अनुसार एक अपनी राय को कायम करने का प्रयास करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकें। फर्स्ट पेज पे जो दो न्यूज़ है, मेरे अनुसार दो न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज पे एक ये न्यूज़ है और एक ये न्यूज़ है। दोनों की डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे और ये दोनों वो न्यूज़ है जिसपे मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ पे जो ये न्यूज़ है कि हिंदू नेता की हत्या मामले में एनआईए ने शुरू की जांच। अब देखिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये संस्था इम्पॉर्टेंट है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। जब भी इस तरह की संस्था चर्चा में हो, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, रिसर्च कर लेना चाहिए। वो संस्था इंपॉर्टेंट होता है, ये न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या न्यूज़ ऑफ द डे कह सकते हैं आपको, ये न्यूज़ है। मानव अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण सम्मेलन आज से। अभी वैश्विक समस्या, सबसे बड़ी वैश्विक समस्या क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज से बड़ी वैश्विक समस्या कुछ भी नहीं है। हमारे जो वैज्ञानिक है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो पृथ्वी का तापमान है वो पूर्व औद्योगिक काल से वर्तमान तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक क्रॉस ना करे। अभी तक पूर्व औद्योगिक काल से लेकर के वर्तमान तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका। अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करता है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी तबाही होगी। जलवायु परिवर्तन का भी कुछ ना कुछ प्रभाव था। कोरोना जो महामारी इस तरह से स्प्रेड हुई है या जो विश्व में कोरोना महामारी फैली है, उसका एक कारण जलवायु परिवर्तन भी था। और इस तरह से कितनी कोरोना महामारी आ सकती है अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस हुआ तो इसी वैश्विक तापमान को रोकने के लिए वर्तमान का जो ये सम्मेलन हो रहा है, COP27 शर्म एल शेख जो मिस्र में है वहां पे ये हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनाइटेड नेशन जो है पर्यावरण को लेकर के एक अलग से संस्था के निर्माण की यूनाइटेड नेशन में बात हो रही थी। और ये बात यूनाइटेड नेशन में जो पर्यावरण को लेकर के होनी शुरू हुई है वो शुरू हुई है 1972 में। 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम जो स्वीडन में पड़ता है वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन के रूप में भी जानते हैं। और स्टॉकहोम कन्वेंशन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। चूंकि इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून से, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अब इसी के बाद 1972 में इसी सम्मेलन के बाद यूनेप की स्थापना हुई है। UNEP, सब जुड़ा हुआ। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या इसके बैकग्राउंड को देख रहे हैं तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। यूनेप मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर केन्या में है जो अफ्रीका में पड़ता है। पर्यावरण के लिए ये संस्था समर्पित रूप से काम करती है। यूनाइटेड नेशन का ये बॉडी समर्पित रूप से काम करता है और यूनाइटेड नेशन का एकमात्र बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीका में है और ये केन्या के नैरोबी में है, केन्या की राजधानी में।
अब हम लोग आते हैं 1992 में। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद 1992 में रियो कन्वेंशन हुआ, जिसे हम लोग पृथ्वी कन्वेंशन भी कहते हैं। इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आपसे पूछ देता है, या मान लीजिए बीपीएससी में टफ प्रकृति का क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। यूपीएससी में भी नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए कि पृथ्वी सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन किस नाम से जाना जाता है, या यूनाइटेड नेशन के किस कन्वेंशन के तहत या किस नाम से यूनाइटेड नेशन के नाम से पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है या रियो कन्वेंशन को जाना जाता है। तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ये सम्मेलन दुनिया के लिए एक नज़ीर है, हम लोगों के लिए एक नज़ीर है, जो खास करके कमीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए नज़ीर है। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन में जो है 3 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन का स्थापना किया गया। 3 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन का, एक तो था UNFCCC, एक है UNCBD, मैं डिटेल से इस पर चर्चा करूंगा। तीसरा है UNCCD, तीसरा है UNCCD, और इसके अलावा जो है 2 एजेंडा, जैसे एक एजेंडा 21 की शुरुआत किया गया था और एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल की शुरुआत किया गया था। यानी इसमें जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन की शुरुआत किया गया था और 2 अन्य चीज़ों की शुरुआत किया गया था। ये क्या है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए UNFCCC जो है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी से संबंधित है आज का न्यूज। ये UNFCCC क्या है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, या जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ रही है, जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस कन्वेंशन की शुरुआत 1992 में किया गया था, जो 1994 से अस्तित्व में आया। 1994 से अस्तित्व में आया ये, और 95 से जो है इसका सम्मेलन शुरू हुआ। COP3 जो है तीसरा सम्मेलन था, जो 1997 में हुआ था, और ये हुआ था क्योटो में हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी चर्चा में रहता है। जब भी आप UNFCCC के बारे में आप पढ़ते हैं तो COP3 यानी क्योटो प्रोटोकॉल काफ़ी चर्चा में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है COP13, जो बाली कन्वेंशन के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पेरिस समझौता COP21, यानी तीसरा मीटिंग, 13वां मीटिंग और 21वां मीटिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यद्यपि मीटिंग प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था। तो ये जो कन्वेंशन है UNFCCC, तो ये कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन का बेसिकली एकमात्र उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम होगा, और ग्रीन हाउस गैस कम होगा, उसके बाद जलवायु परिवर्तन नियंत्रित होगा, क्लाइमेट चेंज नियंत्रित होगा। अभी विश्व में जितने भी समस्या है, आपको बड़ी समस्या दिख रही है, वो सारे की सारे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज के कारण होता है, और क्लाइमेट चेंज नियंत्रित करने के लिए ही इस कन्वेंशन की शुरुआत की गई थी, UNFCCC की शुरुआत की गई थी। इसकी तीसरा मीटिंग क्योटो में हुआ था 1997 में, 13वां मीटिंग हुआ था बाली में 2007 में, 21वां मीटिंग 2015 में हुआ था। और अभी जो है ये जो न्यूज है, देखिए COP27 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये COP27 यानी इसका 27वां मीटिंग हो रहा है शर्म शेख मिस्र में। इस मीटिंग में क्या आउटपुट निकलता है वो हम लोग चर्चा करेंगे, और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि UNFCCC का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो सके। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में जो चीज़ें चर्चा किया गया था उसके बारे में आपको जानकारी हो सके, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के कई सारी चीज़ें हैं जो उसको आज भी चालू किया गया, आज भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, आज भी उसको अनुपालन किया जाता है। 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसकी चीज़ों को आज भी माना जाता है। दूसरा जो कन्वेंशन था वो था बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए। अच्छा, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। कई सारा जीव जो पहले मुझे दिखता था आज वो नहीं दिख रहा, कई सारे जीव नष्ट हो गया। 50% से भी अधिक जीव पिछले 50 वर्ष में नष्ट हुए हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जिस तरह से
बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिए UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की शुरुआत किया गया था 1992 में। ये भी क्योटो प्रोटोकॉल के साथ ये भी पृथ्वी कन्वेंशन के साथ ही इसकी शुरुआत किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन के साथ ही इसकी शुरुआत किया गया था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ था उसी के साथ इसकी शुरुआत किया गया था। इसमें दो इंपॉर्टेंट इसका प्रोटोकॉल है, एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, एक नगोया प्रोटोकॉल है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी। तीसरा है UNCCD, यानी जिस तरह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, भूमि की फर्टिलिटी घट रही है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत किया गया था 1992 में। रियो सम्मेलन में इसकी शुरुआत किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन में इसकी शुरुआत किया गया था। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, भूमि की फर्टिलिटी जो समाप्त हो रही है उसको रोकने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत किया गया था। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की शुरुआत किया गया था 1991 में। उसके बाद एजेंडा 21 की शुरुआत किया गया, और एजेंडा 21 के तहत जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की शुरुआत किया गया था, तो जो 2000 से लेकर के 2015 तक चला है, और 2015 से लेकर के 30 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चला है, जो लगातार आप लोग सुनते होंगे। हम लोग लगातार सुनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो एजेंडा 21 के तहत ही इसकी शुरुआत किया गया था पृथ्वी सम्मेलन में, रियो सम्मेलन में 1992 में। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत किया गया था 1992 में, ये है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, REDD। आप लोगों ने निश्चित तौर पे सुना होगा। इसके कहा जाता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसके तहत क्या होता है कि वन लगाने के लिए पैसा दिया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जहाँ जहाँ वन लगता है उस वन लगाने के लिए इसको तरफ से पैसा वैसा दिया जाता है। तो ये सब की शुरुआत किया गया था पृथ्वी सम्मेलन में, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पेरिस सम्मेलन में मैं चर्चा आपसे के साथ कुछ पॉइंट पे करना चाहता हूं, चूंकि पेरिस सम्मेलन की कई सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा इस सम्मेलन में। COP27 में पेरिस की ही कुछ बातों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में, और इसे कहा जाता है COP21 के नाम से जाना जाता है। इसे COP21 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 21वीं मीटिंग थी, UNFCCC की ये 21वीं मीटिंग थी, इसलिए इसे COP21 के नाम से जाना जाता है। इस समझौता को बेसिकली वर्ष 2020 में से लागू होना था। ये समझौता किया क्यों गया था, वही बात यहाँ पे भी है कि पृथ्वी का जो तापमान है पूर्व औद्योगिक काल से, यानी औद्योगिक काल जब से शुरू हुआ 17वीं शताब्दी से या के मिड से औद्योगिक काल शुरू माना जाता है, तो पूर्व औद्योगिक काल यानी 17वीं शताब्दी के मिड से पहले से लेकर के अभी तक जो हमारे पृथ्वी का तापमान है लगभग 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही कंट्रोल में रहे, ये प्रयास होगा विश्व के देशों का। यही पेरिस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था, पेरिस कन्वेंशन में ये चर्चा किया गया था और ये निर्णय लिया गया था कि जो पूर्व औद्योगिक काल से जो है पृथ्वी का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए, और हमें मिलकर कोशिश करना है कि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये देश पेरिस समझौता को लेकर के सिंसियर है, क्योंकि कई सारा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इस बात की दावा करता है कि पेरिस समझौता के तहत जो वादा ये देश किया था वो किसी देश ने लागू नहीं किया। पेरिस समझौता को भारत छोड़ के किसी देश ने ढंग से लागू नहीं किया। दूसरा यह है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2030 तक ही बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो विश्व में कितनी तबाही होगी, ये IPCC की रिपोर्ट में कहा गया। IPCC का रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, उसको देखिएगा। IPCC की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ेगा, खास करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्या होगा? विश्व के कई सारे देश डूब जाएंगे, अटलांटिका का बर्फ पिघल जाएगा, और इंडिया में जैसे मालदीव वगैरह है वो पूरा डूब जाएगा। उसके बाद भारत में देखिएगा केरल वगैरह डूब जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डूब जाएगा। तो विश्व के कई सारे देश डूब जाएंगे, कई सारी बीमारियां आएगी, कोरोना जैसी नई नई बीमारियां आएगी।
कई सारे कंडीशन होंगे, विश्व की हालत खराब हो जाएगी। लिटरली विश्व बर्बादी के दौर पे खड़ा हुआ है और इसी बर्बादी को रोकने के लिए ये अंतिम प्रयास है। अगर आज हम लोग नहीं संभले, आज अगर ये देश नहीं संभला, सब मिलके एक इंस्टेंट अच्छा डिसीजन नहीं लिया, तो दुनिया को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चर्चा ये किया गया था, पेरिस इंपॉर्टेंट क्यों है? पेरिस सम्मेलन में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया गया था, विकसित देश ने, विकासशील देश का कहना था, भारत का क्या कहना था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत और चीन एक पक्ष में आपको दिखेगा, एक पेज पे दिखेगा, भारत, चीन, पाकिस्तान सब यहाँ पर आपको एक पेज में दिखेगा। ये सारे विकासशील देश हैं और विकासशील देश ने विकसित देशों को कहा कि आप जो है कार्बन इमिशन आप बहुत पहले से कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत विकसित देशों में हुई, अमेरिका में हुई, यूरोप में हुई, और ये देश 17वीं शताब्दी से लेकर के ही कार्बन इमिशन कर रहे हैं और आज तक कार्बन इमिशन कर रहे हैं। तो विकासशील देश का कहना है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, आज जो पृथ्वी गर्म हुई है उसकी जो समस्या है, ये समस्या बेसिकली आपकी देन है। आपने पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, औद्योगिक क्रांति किया, और औद्योगिक क्रांति के कारण आपके यहाँ जो है कारखाने खुले, आपके यहाँ कारखाने खुले तो कार्बन उत्सर्जन आपसे यहाँ से शुरू हुआ और अभी तक वैश्विक तापमान अगर बढ़ा है 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप हमें मुआवजा दीजिए। और बेसिकली विकसित देश तैयार भी हो गए थे। पेरिस सम्मेलन 2015 में विकसित देश तैयार थे कि विकासशील देशों को वो, भारत जैसे देशों को वो $100 बिलियन प्रति ईयर देंगे। $100 बिलियन, $100 बिलियन प्रति ईयर का मतलब होता है 8 लाख करोड़ रुपए। इंडियन करेंसी में होता है 8 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष विकसित देश विकासशील देश को देंगे, प्रत्येक वर्ष देंगे, और ये 2020 से देंगे। लेकिन विकसित देश मुकर गए, और विकसित देश मुकर गए, कोरोना जैसी महामारी आ गई, बहुत सारा सिचुएशन हुआ। तो अब विकसित देश क्या $100 बिलियन विकासशील देशों को फिर से देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज़ों की चर्चा होगा आपको इस सम्मेलन में, जो COP27 के रूप में शर्म एल शेख मिस्र में आयोजित होने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, भारत के पर्यावरण मंत्री इसमें शामिल होने के लिए गए हैं। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को और डिटेल से पता चले कि आखिर क्या हुआ था, COP3 में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, बाली कन्वेंशन में क्या हुआ था। घर से बाहर ही नहीं, भीतर भी बीमार बना रहा वायु प्रदूषण। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो लगातार चर्चा में चलेगा, अभी से लेकर के मार्च तक लगातार चर्चा में चलेगा। मैं कोशिश करूंगा आज या कल इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं। ये चर्चा में क्यों चलता है? क्योंकि दिल्ली एयर पोल्यूशन जो है एक्सट्रीम कंडीशन होता है अभी के समय में। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई भी अगर वैश्विक नेता आते हैं तो वो दिल्ली में ही आते हैं, और दिल्ली का एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। और ये एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन शुरुआत होता है बेसिकली सितंबर के लास्ट से या अक्टूबर के शुरुआत से। अक्टूबर से लेकर के मान लीजिए फरवरी तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। लगातार प्रयास के बावजूद भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका। क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सका और क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, हर एक पर्सपेक्टिव पे मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 20 से 25 मिनट लग जाएगा इस टॉपिक में मुझे अच्छे से चर्चा करने में। लेकिन मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो पॉइंट है इंडोर एयर पोल्यूशन। इस न्यूज़ में जो चर्चा किया गया है कि घर के बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी वायु प्रदूषण आपको बीमार कर रहा है। और ये बेसिकली CPCB के रिपोर्ट में कहा गया। CPCB एक संस्था के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं CPCB के बारे में चर्चा कर देता हूँ। सेपरेट वीडियो बना करके मैं एयर पोल्यूशन पे चर्चा कर दूंगा। CPCB मतलब होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सामुदायिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, सामुदायिक संगठन या स्टैट्यूटरी बॉडी या लीगल बॉडी वैसे संस्थान को कहा जाता है जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर के लोगों को गलतफहमी है कि इसकी स्थापना वायु प्रदूषण अधिनियम
के द्वारा किया गया, लेकिन इसकी स्थापना वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के द्वारा CACP की स्थापना किया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब देखिए ये काम क्या करता है, जल एवं वायु के नियंत्रण एवं निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार संबंधी किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, जल एवं वायु से संबंधित तकनीकी आंकड़े एकत्रित करता है, प्रकाशित करता है, जल एवं वायु प्रदूषण के प्रभावी निवारण नियंत्रण तथा इसमें कमी हेतु उपाय करता है। यानी अभी जो दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन है, ऐसे कंडीशन में ये संस्था भी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चर्चा में काफ़ी बनी हुई है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल से, बाकी हम लोग सेपरेट वीडियो बना करके इस पर चर्चा कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये जो न्यूज़ है, ये यद्यपि ये दिल्ली का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रैप, GRAP, ग्रैप 4 दिल्ली में लागू किया गया। ग्रैप क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको कहा जाता है। ग्रैप क्या होता है कि दिल्ली में अगर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार क्या करती है कि जगह जगह पे ग्रैप नीति लागू कर देती है। ग्रैप नीति मतलब होता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे कोयला से अगर कुछ उत्पाद बनता था, कई जगह दिल्ली ऐसा है जहाँ पे आज भी कोयला से कई सारा प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पे कोयला के जो है उसको रोक लगा दिया जाएगा। कोयला से आप वहाँ पे उत्पाद नहीं बना सकते, कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो गाड़ी वगैरह चलती थी, गाड़ी वगैरह पे सघन चेकिंग किया जाता है, या गाड़ी वगैरह कई सारा गाड़ी को रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है ग्रैप रणनीति के तहत कि सरकार बोले कि 2010 से पहले जो गाड़ी खरीदा हुआ वो नहीं चलेगा रोड पे। इस तरह का रणनीति अपनाया जाता है। कई सारा इस तरह का रणनीति अपनाया जाता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी इसी का पार्ट है। ग्रैप रणनीति जो है ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में लागू किया जाता है। EWS आरक्षण पे सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए EWS आरक्षण पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाती है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन EWS में आखिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, EWS आरक्षण मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। EWS मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जिसकी पृष्ठभूमि गरीब परिवार से आते हैं, इकोनॉमिक रूप से वीक परिवार से आते हैं, उनके लिए आरक्षण देने का प्रोविजन किया गया है EWS के तहत। और इससे बेसिकली लागू किया गया था 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब याद रखिएगा, 99 से लेकर के 105 अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर मैं डिटेल से चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ठीक है, ये याद होना चाहिए। 103वां संविधान संशोधन में EWS आरक्षण के बारे में बात किया गया था। अब देखिए EWS आरक्षण जो है ये लागू किया गया है 2019 में, इलेक्शन का समय था, उससे पहले आई थिंक इसको लागू किया गया था। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 में संशोधन करके अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, 15 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, और 16 में संशोधन करके अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ करके EWS आरक्षण दिया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंदिरा साहनी वाद 1992 में, ये आरक्षण के बारे में जब आपको लिखना होगा तो ये नजीर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केस ऐसा होता है, कुछ वाद ऐसा है जो नजीर है। तो अगर जब भी आपको आरक्षण के बारे में लिखना होगा, इंदिरा साहनी वाद 1992 को आपको कोट करना ही पड़ेगा। और इंदिरा साहनी वाद 1992 में 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था कि आरक्षण की जो मैक्सिमम सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी। EWS आरक्षण लागू होने से पहले आरक्षण की जो सीमा थी वो थी 49.5%, क्योंकि 27% OBC को आरक्षण था, 15% आरक्षण जो है SC को है, और ST को 7.5% आरक्षण है।
तो तीनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो 49.5% हो जाएगा। यानी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा साहनी वाद 1992 में निर्णय लिया गया था कि आरक्षण की सीमा मैक्सिमम 50% तक होगी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ तब जो है अब आरक्षण की सीमा क्या हो गई है, अब आरक्षण का जो हो गया वो हो गया 59.5%। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ये कहा था कि आरक्षण की सीमा मैक्सिमम 50% होगी और 50% क्रॉस हो गया, अब लगभग 60% के आसपास आरक्षण दिया जा रहा। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन था इंदिरा साहनी वाद में, वो डिसीजन का वायलेशन हो रहा, यानी वो डिसीजन जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये केस चला गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और मैं चर्चा करता हूँ। ये जो है ये 9 जजों की पीठ ने ये निर्णय सुनाया था कि आरक्षण की मैक्सिमम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय को पलटना होगा तो उससे बड़ी पीठ ही पलट सकती है, उससे छोटी पीठ या उतनी बड़ी पीठ नहीं पलट सकती है। यानी मिनिमम 11 जजों की पीठ अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठेगी तभी जाकर के 1992 में जो इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था उस निर्णय को पलट सकती है। इसके लिए आवश्यकता होगा कि मिनिमम 11 जजों की पीठ बैठे और मिनिमम 11 जजों की पीठ बैठ करके ही ये निर्णय ले सकती है कि ईडब्ल्यूएस में आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। ये 11 जजों की पीठ ही ले सकती है या 11 जजों से अधिक पीठ, बड़ी पीठ ही ले सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेंस पर्सपेक्टिव, पीटी पर्सपेक्टिव से है, खास करके यूपीएससी में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को पलट सकता है, ये बात सही है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पलटेगा तो उससे बड़ी पीठ ही उसे पलट सकती है। अगर 3 जजों की पीठ ने कोई निर्णय सुनाया है तो उसको 3 जजों की पीठ नहीं पलट सकती है, 5 जज या 5 से अधिक जजों की पीठ उसको पलट सकती है। देश में 60,000 करोड़ रुपए कम हुआ चीनी उत्पादों का व्यापार। विशेष रूप से दीपावली के समय में जो चीनी उत्पाद जो आता था हमारे देश में उसको कम लगातार करने का प्रयास किया गया है और 60,000 करोड़ रुपए कम हुआ। अब देखिए जो आत्मनिर्भर भारत अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उस भारत योजना का भी उद्देश्य यही है। आज रातों रात हम चीन से सामान परचेज करना बंद नहीं कर सकते, रातों रात चीन से सामान मंगाना बंद नहीं कर सकता। और हमें क्यों, पूरे विश्व के देश। अगर क्वाड की अगर बात कीजिएगा, बीपीएससी मेंस में इधर क्वेश्चन भी पूछा था, जो ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई बार चर्चा यहाँ पे किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्वाड में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वाड 2022 में जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, वहीं पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई थी। इसमें बेसिकली 13 देश हैं और ये 13 देश सप्लाई चेन पे कहीं ना कहीं चीन पे निर्भर है और ये 13 देश प्रयास ये कर रहे हैं कि सप्लाई चेन पे जो चीन पे इनकी निर्भरता है वो कम किया जाए। तो चीन पे निर्भरता रातों रात कम नहीं करेगा। होता क्या है कि आप मान लीजिए कि 100 सामान चीन से मंगाते हैं, आपने लिस्ट बनाया कि 100 सामान हम चीन से मंगाते हैं। हम क्या करेंगे कि 2022 के दिसंबर तक 50 सामान इसमें खुद से बनाना शुरू कर देंगे और जैसे हम उस पर खुद से बनाना शुरू करेंगे, जैसे उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वैसे ही वो सामान हम चीन से मंगाना बंद कर देंगे। उसके बाद रिमेनिंग फिर 50 सामान जो है उसका भी टारगेट हम लेंगे एक सर्टेन टाइम तक और उसमें खुद हम आत्मनिर्भर होंगे और उसके बाद उसे चीन से मंगाना बंद कर देंगे। तो इसी तरह की कुछ रणनीति में भारत सरकार काम कर रही है, इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार चीन से सामान हम कम मंगा रहे हैं। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना का संकेत दिया। देखिए आज न कल जम्मू कश्मीर यूटी से, ये जो है यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनना ही है। तो सरकार भी चाहती है, केंद्र सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में राज्य बहाल पुनः कर दिया जाए, लेकिन आवश्यकता इस बात की जम्मू कश्मीर में पहले शांति व्यवस्था कायम हो अच्छे से और उसके बाद फिर वहां पे राज्य उसको बहाल कर दिया जाएगा, एक फुल स्टेट बना दिया जाएगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है एक यह भी है, इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया गया था। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था और हमारे देश के उपराष्ट्रपति इसको संबोधित कर रहे हैं।
इस पर भी मैं कई बार मैंने सोचा है कि इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जल संकट जो है देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। तमिलनाडु में हमने देखा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हमने देखा 2019 में चेन्नई में जिस तरह से वाटर क्राइसिस की समस्या क्रिएट हुई थी, उसके बाद वहां पे हमें ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा। ट्रेन के बोगी से लिटरली हम पानी भर करके, जिस तरह से हम पेट्रोल भरते हैं ट्रेन के बोगी में, उस तरह से मालगाड़ी में पानी भर करके हम लोगों ने चेन्नई पहुंचाया, चूंकि पानी की क्राइसिस वहां पे हो गई थी। चेन्नई में चूंकि आईटी का एक तरह से हब है चेन्नई, तो इसलिए बहुत सारे लोग को काम से निकाल दिया गया था। चेन्नई वाटर क्राइसिस के बाद कई सारे लोगों को काम से निकाल दिया गया था। इसके अलावा देखेंगे आप, शिमला में भी एक बार इस तरह से हुआ था कि शिमला में जो टूरिज्म के लिए शिमला जाना जाता है, लेकिन शिमला में जो लोग थे, उन्होंने स्थानीय लोग जो थे शिमला के, उन्होंने टूरिस्ट को बोला कि आप शिमला नहीं आइए, क्योंकि आप आते हैं तो हम पानी का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो शिमला भी कहीं ना कहीं पर्यटन से अनुरोध कर रहा था कि वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि पानी की समस्या क्रिएट हो रही थी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डाटा पे मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। डाटा पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल से मैं इस न्यूज़ को चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डाटा पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आखिर जल संकट क्यों है देश में, और इंडिया वाटर वीक का आयोजन क्यों किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश जो है, विश्व के जो जल स्रोत हैं, भारत के पास विश्व का जल स्रोत का सिर्फ 4% है। यानी विश्व का पानी का भारत के पास सिर्फ 4% है। भारत विश्व के 4% पानी रखता है। भारत विश्व का लगभग 18% जनसंख्या रखता है। तो हमारे पास विश्व का 18% जनसंख्या है, लेकिन विश्व का सिर्फ 4% पानी भारत के पास है। इसलिए आवश्यकता है जल की। इसलिए भी जल संकट जैसी कंडीशन भारत में देखी जा सकती है, और हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग गांव में कल चला के पानी यूज करते थे, आज प्यूरिफाइड वाटर हम लोग को लेना पड़ता है, राइट। तो गांव में भी अब प्यूरिफाइड वाटर जो है हम लोगों को लेना पड़ता है। जो ग्राउंड वाटर है वो जीरो हो रहा है, ग्राउंड वाटर कमी हो रहा है, या ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यह नीति आयोग ने एक रिपोर्ट आया था 2018 में, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसमें कहा गया था कि 2020 से 21 जो बड़े शहर है वहां के ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। इस तरह का नीति आयोग का भी दावा था। एक और इंपॉर्टेंट डाटा पर मैं लेकर चलता हूं आपको। 1994 में प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर पानी था। अब सोच के देखिए, 1994 में 1994 में 6000 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति था, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6000 घन मीटर पानी था। 2000 में ये 2300 हो गया, यानी बहुत कम समय में ये आधा हो गया। 2025 तक ये 1600 हो जाएगा। अब सोच कर देखिए कि जहां 6000 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति था 1994 में, 2025 में ये 1600 घन मीटर पानी हो जाएगा, यानी लगभग 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए वाटर क्राइसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। एक और मैं डाटा देता हूं कि भारत में करीब 70% जो है जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से जल गुणवत्ता सूचकांक 2019 में 122 देशों में भारत का 120वां स्थान मिला था। 2022 में जो रिपोर्ट आया था जल गुणवत्ता सूचकांक, 2019 में ये रिपोर्ट आया था। इस 19 में जो रिपोर्ट आया था, तो 122 देशों में भारत को 120वां स्थान मिला था। आप सोच कर देख सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में कहा गया था एक बात कि भारत की 70% जो है जल वो प्रदूषित है। तो ये सब कई सारे रिपोर्ट इस बात को इंडिकेट करते हैं कि भारत में भयंकर वाटर क्राइसिस की समस्या है। और सवाल इस बात की है कि इस वाटर क्राइसिस को समाधान किया जाए। अगर समय पे वाटर क्राइसिस को समाधान नहीं किया गया, तो जिस तरह से हम तेल परचेज करते हैं बाहर से, भारत में भी पानी हो सकता है बाहर से हमें खरीदना पड़े। ये सब पेज उसी को समर्पित है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं देख नहीं रहा हूँ। इसको पढ़ना चाहते हैं एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया रिलेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ETCA को लेकर के हमने कई बार बात किया। ECTA होता, सॉरी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट।
ECTA जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ये अप्रैल 2022 में हुआ था। डेट भी कभी कभी पूछ देता, PT के एग्जाम में डेट भी पूछता। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला वो विकसित देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, और UAE पहला देश है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहला विकसित देश है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था मोदी जी के आने के बाद। लेकिन अभी तक चूंकि ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल गई थी इसलिए इसको लागू नहीं किया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे जनवरी 2023 से इसको पूरी तरह से लागू किया जा सकेगा। दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मुझे लग रहा था कि बात करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उस पर जानलेवा हमला हुआ, ये बात सही है। और हमला के बाद इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, उसको न्यूज़ पे चैनल पे नहीं दिखाया जा सकता है। और इनफैक्ट इमरान खान जो है इनके किसी भी स्पीच को अब न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया जा सकता। ये बैन क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने 3 व्यक्ति का नाम लिया था। एक तो बोला था कि पाकिस्तान के गृह मंत्री इन पे जानलेवा हमला कराया है। दूसरा इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जानलेवा हमला करवाया है। इन दोनों के कारण बैन नहीं हुआ। बैन हुआ है कि तीसरा शख्स का नाम भी इन्होंने ले लिया है, एक मिलिट्री जनरल का नाम ले लिया कि वो मिलिट्री जनरल भी इनकी जान पे जो हमला हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। यानी ये तीनों ने मिलकर मुझ पे जानलेवा हमला कराया है, ये इन्होंने बोल दिया। इसको YouTube पे आप लोग सुन सकते हैं, ये स्पष्ट तौर पे इन्होंने बोला। पाकिस्तान में मिलिट्री कितनी डोमिनेंट है आप यकीन भी नहीं कर सकते। और इन्होंने खुद, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने खुद एक घटना का जिक्र किया, और ये घटना 1971 का, जिस समय में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान था। जो आज बांग्लादेश है उस समय पाकिस्तान का ही पार्ट था, वो भी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो वर्तमान का बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो 1971 में क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के थे, पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाली थे। इन्होंने पूरी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत लिया। पूरे पाकिस्तान में इसकी सरकार बननी चाहिए था, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये बंगाली थे तो यहाँ के जो है पश्चिमी पाकिस्तान के जो मिलिट्री है, चूंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी उस समय में भी था, और रावलपिंडी वर्तमान में आज भी पश्चिमी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो है राजधानी इस्लामाबाद उस समय में भी था। तो चूंकि ये पूर्वी पाकिस्तान के थे इसलिए मिलिट्री ने इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि ये फुल मेजोरिटी में आ गया, चुनाव पूरी तरह से जीत गया पाकिस्तान का। शेख मुजीबुर रहमान को कायदे से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मिलिट्री ने ऐसा नहीं किया, और मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट का प्रयोग करते हुए जितने भी लोग हैं उसको मारकट करना शुरू किया, बंगालियों को मारकट करना शुरू किया। और उसके बाद भारत ने हस्तक्षेप किया, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान से पूरी तरह से बांग्लादेश अलग हो गया, एक अलग देश बन गया। तो ये इतिहास है इनका। इमरान खान का एक इंडिकेशन इसी तौर पे था कि 1972 में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से आपने जो है एक जो इलेक्टेड PM था, या इलेक्टेड एक इलेक्शन में जो पार्टी जो फुल मेजोरिटी में आ गया था, आपने जबरदस्ती उससे सत्ता से बाहर रखा और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया। वही टुकड़ा अब हो सकता है यदि हमको इलेक्शन में फुल मेजोरिटी मिल जाए और आपने हमारी सरकार बनने नहीं दिया तो एक स्पष्ट तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा नेता है जो स्पष्ट तौर पे अपनी मिलिट्री को चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान में जो भी मिलिट्री को चैलेंज किया उसको इसी तरह से हाल होता है, उसको मिलिट्री खत्म कर देती है। बहुत डिटेल से मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये भारत के पर्सपेक्टिव से अच्छा, ये अच्छी बात है। भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिएगा बहुत नेगेटिव नहीं है। भारत इसको मॉनिटर कर रहा है। भारत अभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया क्या करना चाहता है, लेकिन भारत कह रहा है कि भारत इसको मॉनिटर कर रहा है, यानी उसको देख रहा, स्थिति पे नजर बनाए हुए रखा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो आज इंपॉर्टेंट था, वही न्यूज़ हमने आपके साथ चर्चा किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।